हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग मंजू। लेट्स रॉक। जय माता दी, जय माता दी। जीतू, क्या हाल है? ओके गाइस, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, 10:04 हो गए हैं। तो फिर से वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। आप सभी का स्वागत है क्यू ट्रिक्स पे। और हम लोग आज करने वाले हैं यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का एक पेपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर हम जीआईटी वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरे बैकग्राउंड में आपको मेरी वेबसाइट दिख रही होगी www.qtricks.in। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पीडीएफ होगा। ठीक है, मैंने इसको उसमें चेंज नहीं किया है, कन्वर्ट नहीं किया है पीपीटी में। पीडीएफ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। विनीता, आपको भी फूल देगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो पहला 121 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। कम ऑन गाइस, 121 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 121, कम ऑन। द पेरीमीटर, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस से रिलेट नहीं करता है। जो पहला क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में एरिया जो है डिफाइन नहीं है। ठीक है, एरिया डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे करना है। सीख जाओगे आप लोग, बस ये है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीख जाओगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 82 meters एंड इट्स एरिया इज 400 square meters एंड द ब्रेथ एंड रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल की ब्रेथ आपको बतानी है। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन को, कोशिश करिए सॉल्व करने की। कर सकते हैं या मैं सीधे सीधे बता दूं इसका आंसर? बताएं। क्वेश्चन नंबर 121। चलिए देखिए, इधर देखिए, बहुत ज्यादा वेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल फील्ड का जो पेरीमीटर है वो 82 है। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 × L + B होता है। तो 2 × L + B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 82 दे रखी है। ठीक है, और एरिया दे रखा है उस रेक्टेंगल का 400 स्क्वायर मीटर, यानी L × B की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 400। ठीक है, अब यहां से आप L + B की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल करवा दे रहा हूं। यहां से आप L + B की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जब आप L + B की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो L + B की वैल्यू 82/2 हो जाएगी, दैट इज 41। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो यहां से हम इस वाली इक्वेशन से हम एल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी एल बी की वैल्यू? यहां से जो एल बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू निकाल लो या एल की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से यदि मैं एल की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी हो जाएगी 400/B। ठीक है, 400/B हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो जब एल की वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 400/B प्लस बी इज इक्वल टू 41। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? B² हो जाएगा, यानी 400 प्लस B² इज इक्वल टू 41 हो जाएगा। ठीक है, अब 41 को इधर लेने के बजाय हम 41 को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? B² 41। अच्छा, ये आपका 41B भी हो जाएगा, ये 41B हो जाएगा जब B का मल्टीप्लीकेशन यहां पे होगा। तो 41² माइनस 41B और प्लस का 400। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना आप लोगों को आता होगा, है ना? हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका एडिशन जो है 41 हो और आपका जो मल्टीप्लीकेशन हो 400 हो। ठीक है, तो 25 और 16 इसका होगा, यानी B² माइनस 25B और प्लस का 16B यदि मैं लिखता हूं, 16 माइनस का, माफ कीजिएगा, माइनस का 16B प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो, -25B और माइनस का 16B -41B होता है, और माइनस का 25 और माइनस का 16 प्लस का 400 भी होता है। गुड मॉर्निंग हेमा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें B कॉमन ले लेंगे। तो B जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B-25। ठीक है, फिर -16 यहां पे हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा B-25। तो यहां से हमें B की दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक वैल्यू होगी B की 25 और एक वैल्यू B की होगी 16 यानी 16। ठीक हो गया। अब देखो, आपसे ब्रेथ पूछी गई थी, है ना? आपसे ब्रेथ पूछी गई थी। या तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि भाई या तो ब्रेथ 16 है और लेंथ आपकी ब्रेथ आपकी 25 है। यदि हम ब्रेथ 25 लें, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 400 है और हमें पता है कि 25 × 16 ही क्या होता है, 25 × 16 ही आपका 400 होता है। तो भाई जो छोटा होगा वो आपकी ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी, और जो लंबा होगा वो आपकी क्या होगी? वो आपकी लंबाई होगी, यानी विड्थ हो गई इसकी कितनी? 16। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सिलेबस से मैच करता हुआ है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122। 12 मैंने गलती से बोला, क्वेश्चन नंबर 122। कम ऑन गाइस, कोशिश करें सॉल्व करने की जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 122, 121 का 100, 122 का 100। ओके दीपा, चलिए बाकी लोग करिए सॉल्व, बताएं क्वेश्चन नंबर 122 सॉल्व करें। ये हिंदी में भी अवेलेबल होती है पीडीएफ यूकेपीएससी से, लेकिन एक साथ नहीं दिए होते हैं क्वेश्चन, अलग अलग दिया होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है फिलहाल। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 122 सॉल्व करें। चलिए दीपा ने आंसर किया 122 का 100, बाकी लोग भी बताएं किस तरीके से सॉल्व करेंगे 123 का डी। ओके दीपा वेट करिए वेट करिए वेट करिए, है ना, एक एक करके करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, m की पावर n इज इक्वल टू 1331 है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। m की पावर n का जो मान है वो 1331 है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कि भाई 1331 कैसे आया होगा। यानी किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया होगा, या किसी नंबर का हमने क्यूब किया होगा, या किसी नंबर का पावर 4 किया होगा, तब 1331 आया होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम 11 का क्यूब करते हैं तो हमारा 1331 आता है। तो यहां से हमें m और n की वैल्यू मिल गई। जो m की वैल्यू है वो 11 है, और जो n की वैल्यू है वो 3 हो गई। आपको m माइनस 1 की वैल्यू n माइनस 1 करना है, तो m कितना है, 11 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आपको करना था, यानी 3 माइनस 1, यानी 10 का स्क्वायर दैट इज 100, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 100। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रेड इज रिलेटेड टू व्हीट इज इन द सेम वे एज ब्रिक इज रिलेटेड टू। हिंदी वालों के लिए, जिस तरीके से जो ब्रेड है वो गेहूं से संबंधित है, तो ब्रिक जो है किससे संबंधित होगा, यानी जो ईंट है, जो ईंटा है, वो किससे संबंधित होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 123, जिस तरीके से जो ब्रेड है वो गेहूं से संबंधित है, तो जो ब्रिक है वो किससे संबंधित होगा। कम ऑन, क्ले नहीं, सीमेंट नहीं, सीमेंट नहीं, सीमेंट नहीं जीतू, सीमेंट क्यों होगा। देखिए ब्रेड जो है गेहूं से बनता है, ब्रेड गेहूं से बनता है, तो ब्रिक किससे बनती है ये आपको बताना है। ब्रिक जो है क्ले से बनती है, क्ले मतलब मिट्टी से बनती है। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124, 124, क्वेश्चन नंबर 124 आफ्टर, ये बिल्कुल आपके सिलेबस से मैच करता हुआ क्वेश्चन है ना। इवन आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ Q% ऑन मार्क प्राइस अ ट्रेडर गेन्स बाय P%, व्हाट इज द मार्क अप परसेंटेज ओवर द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं, हिंदी में भी मैं आपको दिखाना चाहूं, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको इसको हिंदी में भी समझा देता हूं। ठीक है, 124, अंकित मूल्य पर Q% छूट देने पर भी कोई व्यापारी P% लाभ कमा लेता है, तो लागत मूल्य पर अंकित प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि डिस्काउंट Q% का दिया जा रहा है मार्क प्राइस पे, ठीक है, और गेन P% का हो रहा है। ठीक, तो जो मार्क प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट होगा। ठीक है, चलिए मैं करवा देता हूं बहुत, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू में वैल्यूज हैं तो मैं करवा दे रहा हूं। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लें। हालांकि आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं सीपी एमपी एसपी लेके, तो आप सीपी 100 ले लो, फिर उसमें प्लस पी करो, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी और एक्यूरेटली करना है तो उसका तरीका यही है कि आप कुछ वैल्यूज अज्यूम करते हुए चलें। लाइक हमारे पास हम तीन तीन चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है, क्या क्या, सीपी, एमपी और एसपी, है ना। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया, और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80% का प्रॉफिट हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 80%, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 80 ही क्यों लिया है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि प्रॉफिट आपका 80% हम लेके चल रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 10% का दिया जा रहा है, ये हम एज्यूम करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो सीपी यदि 100 है और प्रॉफिट 80% का हो रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यदि 180 सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, इवन आफ्टर डिस्काउंट ऑफ Q%, यानी ये Q की वैल्यू है 10।
Q की वैल्यू को हमने 10 ले लिया, ठीक है। तो डिस्काउंट यानी MP पे डिस्काउंट होता है, तो यदि 10% हमने डिस्काउंट दिया होगा तो 180 आया होगा, यानी 90% की वैल्यू 180 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब देखो 200 का, जब आप 200 पे 10% का डिस्काउंट करोगे तो 180 तो आएगा, क्योंकि 200 का 10% 20 होता है, 200 में से 20 माइनस करोगे 120 आ जाएगा। गॉट इट। तो MP आपका 200 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो जरा, व्हाट इज द मार्क अप परसेंटेज। मार्क अप परसेंटेज कितना है, 100 आपका कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस 200 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ाया गया हमने, हमने 100% बढ़ाया। 100% बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया है कि जितना परसेंट हमने बढ़ाया है वो कितना प्रतिशत है कॉस्ट प्राइस का, यानी 100 अपॉन 100 इंटू 100 है ना, इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा आपका 100 बचा, ठीक है, 100 बचा, ठीक। तो 100 का मतलब क्या, अब इस वैल्यूज को ना, इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, ये ऊपर रख के देखना है एक बार कि कहां पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। जैसे 100 आ गया, तो अब यहां पे आपको ये देखना है कि कहां पे ये वैल्यूज जो है सेटिस्फाई हो रही है। जैसे आपका जो इसका आंसर होता है वो होता है P प्लस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू इंटू 100। अब जब वैल्यू को आप यहां रखोगे, P प्लस क्यू की जगह रख के देखते हैं, ठीक। तो हो जाएगा कितना, P की वैल्यू कितनी है 80 प्लस Q की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100 माइनस क्यू। 100 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू का मतलब 100 माइनस 10 यानी अपॉन 90 इंटू 100। जरा यहां पे रख के देखते हैं, 100 आना चाहिए हमारा फिर तो, है ना, 100 आना चाहिए। तो भाई ये कितना हो गया 90, ये भी 90, तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, आपका 100 आ गया आंसर, तो मैच कर गया ना। तो एक यही तरीका है कि आप रख सकते हैं, आप यहाँ पे 80 की जगह कुछ और रख लेते, 10 की जगह कुछ और रख ले, तब भी आप सेटिस्फाई करते इन सभी में एक एक करके, क्योंकि मुझे आंसर पता था, है ना, तो मैंने डायरेक्टली इस पे रख दिया। आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मुझे एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर समझ में आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है। चलिए जल्दी से एक बार कंफर्म करें। कुछ नहीं करना है, कुछ भी वैल्यू ले लेनी है, जो भी वैल्यू आप लेंगे उसको एक एक करके सेटिस्फाई करना है और आंसर मैच करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। इज इट क्लियर, कम ऑन गाइस। डाउट है तब भी बताएं, डाउट है तो तब भी बताइए, मैं दोबारा बता देता हूं। क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 125 क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, 126 भी नहीं है, एपीजीपी का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। 127 आपके सिलेबस का क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का। चलिए 127 जल्दी से करिए सॉल्व, कम ऑन 127 सॉल्व करिए। A survey was conducted on a sample of 1000 persons with reference to their knowledge। 125 का डी है दीपा बिल्कुल, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। 125 और 126 बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन अ सैंपल ऑफ 1000 पर्सन विद अ रेफरेंस टू देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, एक्सक्यूज मी। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करवा दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि मुझे समझाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि 1000 लोगों का सर्वे किया गया, 1000 लोगों के सर्वे में इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों को अलग अलग किया गया है, कि कुछ लोग केवल जर्मन, केवल फ्रेंच और केवल इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन और फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन और इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। डेटा कैसे करना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, द रिजल्ट ऑफ सर्वे दिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट नो एनी ऑफ द थ्री लैंग्वेज, ऐसे लोग जो कोई लैंग्वेज नहीं जानते हैं, ऑफ दोज हु नोज ऑल द थ्री लैंग्वेज। तो हमें इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, केवल इंग्लिश जानने वाले कितने लोग हैं, ठीक, केवल जर्मन जानने वाले कितने लोग हैं, ये हमको करना है, ठीक है। तो केवल जर्मन जर्मन वाले कितने हैं, ओनली जर्मन, ओनली जर्मन वाले कितने हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज करके इधर लिख देता हूं, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो देखिए ओनली जर्मन में इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को विजिबल होगा। ओनली जर्मन वाले कितने लोग हैं, 170 है, ठीक है। उसी तरह ओनली इंग्लिश वाले कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, ठीक। फिर ओनली फ्रेंच वाले, ओनली फ्रेंच वाले कितने लोग हैं, 180 लोग हैं, ठीक हो गया। ऐड कर देंगे 0 8 7 15 2 2 4 और 1 5, यानी 550 लोग हो गए टोटल, ये ठीक हो गया। अब एनी टू वाले लोग कौन कौन से हैं, जो केवल कोई भी दो लैंग्वेज में जिनको आती है, एनी टू वाले ये नंबर होगा 105, देखो ये जर्मन और फ्रेंच वाले हो गए, 78 फ्रेंच और इंग्लिश वाले हो गए, 85 जर्मन और इंग्लिश वाले हो गए, गॉट इट। यानी एनी वाले कौन हो गए, 105 प्लस 78 प्लस 85, एनी टू वाले हो गए, एनी टू में यहां पे लिख दे रहा हूं,
एनी 2 वाले ही हो गए। इनको ऐड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8 5 5 10 और 8 18, कैरी 1, 8 7 15 और 1 16 और 268। 268 ऐसे लोग हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब ऑल 3 वाले, ऑल 3 यानी जो सारी भाषाएं बोल सकते हैं वो कितने हैं, 175 है, आपको दिख रहा होगा। सारी लैंग्वेज बोलने वाले कितने, 175 हो गए। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, 550, 268 और 175 एनी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब जो भाई ये कौन से लोग हैं जो भाषा बोल सकते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं, यानी 550 प्लस 268 प्लस 178 कौन है, जो कोई भी भाषा बोल सकते हैं। क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु डू नॉट नो एनी थ्री लैंग्वेज, हु डू नॉट नो एनी थ्री लैंग्वेज, यानी इन 1000 में से ऐसे भी लोग हैं जो इन 3 भाषाओं को नहीं जानते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं तो 8 और 5 आपका 13 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 7 आपका 7 और 7 क्योंकि कैरी 1 था तो 14, 14 और 5 आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, फिर 5 6 7 और एक 8 और एक 9, 993 ऐसे लोग हैं जो ये भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो नहीं जानते हैं वो कौन होंगे भाई, 1000 में से 993 बोल सकते हैं, तो डू नॉट नो वाले कौन हो जाएंगे, डू नॉट नो वाले हो जाएंगे कौन, 1000 माइनस 993 हो जाएंगे। यानी 7 लोग ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, आपको अनुपात निकालना था, जो कोई भाषा नहीं बोल सकते यानी 7 लोग बट्टा जो सारी भाषाएं बोल सकते हैं। अब देखो सारी भाषाएं कौन बोल सकता है, सारी भाषाएं कौन बोल सकता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई सारी भाषाएं बोलने के लिए ऑल 3 लैंग्वेज 75 175। ठीक है, यानी 7/1, नहीं 550 नहीं करना है, ये तो वो है, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये 550 नहीं करेंगे, 175 क्या बोला गया है, हु ऑल 3 लैंग्वेज, मतलब 175 लोग ऐसे हैं जो आपकी सारी भाषाएं बोल सकते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि आपको अनुपात निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकते, बट्टा ऐसे कौन से लोग हैं जो सारी भाषाएं बोल सकते हैं। तो 7/175 हो गया ये। ठीक, तो आप कर देंगे इसको, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 1/25 आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, गॉट इट, समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। तो ये तो हिंदी में है, इसी में जो जो यूकेपीएससी के जितने भी पेपर्स डाउनलोड किए हैं सभी में पैटर्न यही है कि आपका पहले इंग्लिश का है फिर हिंदी का है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने 128 मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर से, यदि प्लस को माइनस, माइनस को डिवाइड, डिवाइड को इनटू और इनटू को प्लस कहा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, कम ऑन। क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, कम ऑन। चलिए जल्दी से आंसर करिए, आसान है। बबीता का आंसर सबसे पहले आ गया है 127। ओके, दीपा का आ गया है सी 124। अच्छा, सुमंत का ए 127, बाकी लोग भी बताएं। दीपा यू शुड चेक योर आंसर अगेन। जीतू का भी ए, इंद्रजीत का भी ए, हेलो इंदर, हाउ आर यू। दीपा का ए, अच्छा। ओके गाइस, नाउ प्लस को माइनस, माइनस को डिवाइड, डिवाइड को इनटू और इनटू को प्लस बोला गया है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 125 माइनस 5 है, तो 125 माइनस को क्या लिखा जा रहा है, डिवाइड लिखा जा रहा है अपॉन 5। इंटू को क्या लिखा जा रहा है, इंटू को लिखा जा रहा है आपका इंटू को लिखा जा रहा है प्लस लिखा जा रहा है शायद, है ना, हाँ इंटू को प्लस लिखा जा रहा है यानी प्लस 10 हो जाएगा। फिर डिवाइड, डिवाइड को क्या लिखा जा रहा है, मीनिंग ऑफ डिवाइड इज इनटू, तो डिवाइड को इनटू लिखा गया यानी इनटू 5 हो जाएगा, ये इनटू कितना है 13 हो जाएगा, इनटू 13। फिर प्लस, प्लस को माइनस लिखा गया यानी माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो पहले बॉडमास रूल यानी पहले डिवाइड होगा 125/5 तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर प्लस 130 और माइनस का कितना हो जाएगा
28 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू ऐड, तो 30 और 30 60 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5, 155 हो जाएगा माइनस का 28, तो ये हो जाएगा 7 2 1 127 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम ऑल्सो गुड सर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 129 जल्दी से, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 129 कोशिश करेंगे आज रात वाली क्लास भी लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 129, इफ कोड ऑफ दिल्ली इज HIPLM, तो आपको QEHVEW का कोड बताना है, जल्दी से कम ऑन। बबीता का आंसर आ गया 129 का मद्रास, ओके। चलिए जो लोग कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 131 सॉल्व करें, क्योंकि 130 आपके सिलेबस का नहीं है, तो 131 सॉल्व करेंगे। बबीता 131 सॉल्व करिए, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। चलिए कम ऑन, 129 का आंसर करिए सब लोग। डी मद्रास, ओके। एनीवन एल्स? दिल्ली, DELHI, दिल्ली को क्या लिखा जा रहा है HIPLM, ठीक है। 131 का ए। चलिए भाई, तो क्या है भाई, पैटर्न चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम डी से एच की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा DEEFGH, यानी प्लस का 4, ठीक है। ई के बाद आई की तरफ बढ़ेंगे तो EFGHI, यानी प्लस का 4। फिर एल से पी की तरफ बढ़ेंगे MNOP, यानी +4 का पैटर्न है। तो भाई क्यू इस कोड ऑफ बोला गया, यानी ये आपका डिकोड करके बताया गया है, ठीक है। आंसर मद्रास है, यानी एम के बाद जब हम बढ़ेंगे आगे 4MNOPQ, ठीक है। उसके बाद ABCDE, ठीक है। तो मद्रास इसका आंसर होगा, +4 का पैटर्न लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहां पे कई लोग क्या कर सकते हैं, Q+4 E+4 करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे नहीं करना है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हो सकता है आपको डिकोड करके दिया गया हो, आपसे कोड पूछा गया हो, ठीक है, किसका कोड है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 131, दीपा क्या पैटर्न यूज किया है आपने? दीपा का आंसर ए आया है 131 का, तो विच पैटर्न डिड यू यूज दीपा? 130 का ए है, बिल्कुल सही। तो 130 का ए है। अच्छा 130 सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 130 आपके सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, खाली एक्स्ट्रा टाइम खर्च करके फायदा क्या है जब सिलेबस में ही नहीं है। तो 131 का बताइए जरा दीपा, वट पैटर्न कौन सा यूज किया है आपने? कम ऑन, 131। 131। अच्छा 130 का आंसर था, तो 131 का आंसर, चलिए कोशिश करिए जरा 131 सॉल्व करने की। कम ऑन। ओके गाइज, एक काम करते हैं, 131 क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली आई ऑल्सो गेव टू मच टाइम इन दिस क्वेश्चन, बट अभी तक मुझे एक परफेक्ट आंसर इसका नहीं मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बाद में सॉल्व करिएगा, मैं इसको, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तो यदि किसी का सॉल्व हो जाए, और 131 का डी आया, जीतू व्हाट इज द पैटर्न, आपने कौन सा पैटर्न यूज किया है जीतू? पैटर्न बताइए मुझे, टेल मी द पैटर्न। यदि आपका 131 का D28 आ रहा है तो कौन सा पैटर्न यूज किया है आपने? कौन, जल्दी से बताइए क्या पैटर्न यूज किया है, पैटर्न बताइए। सर सीरीज में है 5 × 2 10। समझा नहीं मैं, सीरीज में है एंड 5 × 10, अच्छा 3 3 4 5।
हाँ 5 4 5 6 6 7 8। ओके चलिए, ये पैटर्न तो मैंने भी देखा था बट मैं श्योर नहीं हूं इस पैटर्न के लिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि 5 into 10, फिर 6 into 3 18, फिर 7 into 4 28, ये पैटर्न मैंने भी देखा था, शायद सही हो क्योंकि ये पैटर्न मैं देख चुका हूं। 28 इससे आंसर आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर फॉर दिस पैटर्न येट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और देखूंगा और आप लोग भी देखिएगा, यदि आप लोगों का कुछ और सॉल्व हो। पैटर्न तो बिल्कुल सही, वो तो देख लिया 3 4 5 4 5 6 5 6 7, बट इस वाले पैटर्न के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि ये जो लग रहा है 5 into 2 6 into 3 और 7 into 4 हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो इसको अभी हम स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इसको मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा, आप लोग कोशिश करेगा सॉल्व करने की। और मैं भी इसका एक, ये पेपर जीतू यूकेपीएससी का ही है, लिखा हुआ है AG2PH नाम से डाउनलोड हुआ है, मुझे नाम याद नहीं है किसका पेपर है। एजी क्या होता है आपके यूकेपीएससी, मुझे आइडिया नहीं है। AG2PAH सेट ए नाम से है, मैं देख लूंगा कौन सा पेपर है फिर बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 सॉल्व करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल whose मीन इज 31.7। मीन मोड मीडियन आपको पढ़ा दिया है। ठीक है जीतू, टेलीग्राम पे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सा पेपर है सर्च करके, डोंट वरी। हाँ जी, तो मीन मोड मीडियन आप पढ़ चुके हैं। मीन क्या होता है, इस वाले ऐसे वाले मीन आपको बताए हुए थे ना कि भाई एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, तो मीन कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिसिंग है, इस वाली वैल्यू की आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो 12 8 यानी एक्स 12 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 16 है। तो इस तरीके से करोगे, 12 8 जा 96 प्लस 16 2 जा 32 320 प्लस 27 into 48 1296 1296 प्लस 33 into 90 कितना होता है 2970। ओके, प्लस 30x ले लो इसको, और प्लस 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 40 और 3 43 432। इन सबको आप डिवाइड करो किससे, इन सबके एडिशन से, 8 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 8 से, यानी इसका जो एडिशन आएगा वो 200 आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पूरी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 31.87 दे रखी है। ठीक है, तो जल्दी से इन सबको ऐड करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। बबीता ने और दीपा ने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर सी 42। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मीन का। ठीक, चलिए जल्दी से इसको एडिशन करके, बबीता दीपा थोड़ा सा वेट करिए आप, या तब तक 133 क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, और 132 का आंसर बाकी लोग करेंगे। आई एम स्टिल वेटिंग। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, बट सिर्फ आपको केवल आपको आंसर निकालना है। चलिए जल्दी से, कम ऑन। सी सी ओके जीतू, कुछ नहीं करना है गाइस, सबको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके प्लस 3x आ जाएगा, 30x आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सी। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना टफ काम तो है नहीं, इतना तो आप कर सकते हैं, आंसर आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, चलो कई लोगों का आ भी गया है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। तो 133 आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको करवा चुका हूं डेटा रिप्रेजेंटेशन, डिग्री और परसेंटेज दोनों आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स हु contestant for the secretary of an union. The total number of valid votes polled was 1440. How many votes the winner defeated by the nearest candidate? क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उसमें सेक्रेटरी यूनियन का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, टोटल जो वैलिड वोट हैं वो 1440 हैं, और जो ये ग्राफ दिखा रहा है ये 1440 का ही ग्राफ है, लेकिन आपका डिग्री में दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है, डिग्री में दिखा रहा है। आपको यह बताना है कि जो कैंडिडेट जीता है उसने अपने जस्ट पीछे वाले कैंडिडेट से कितने से जीता है वो। देखो आसान क्वेश्चन है, टोटल वैलिड वोट 1440 है, और जो जीता है उसका 120 डिग्री है, और जो उससे जस्ट नियर वाला है उसका 100 डिग्री है। ठीक है, उसका 100 डिग्री है, तो इसका डिफरेंस निकालना है आपको। इसका डिफरेंस कितना है,
20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री है। अब यानी इसका 20 डिग्री निकालोगे आप, लेकिन 20 डिग्री को पहले में परसेंटेज में तो चेंज करना पड़ेगा। और डिग्री को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? 20 इंटू 5/18 करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं। डिग्री को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 5/18 और परसेंटेज को डिग्री में चेंज करने के लिए 18/5। उसी तरीके से मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए 18/5 और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18। ये कंसेप्ट दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो 18 8 जा 144 हो जाएगा आपका, ये 80 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 8 जा 80 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? अच्छा, इंटू 100 भी तो करना है ना, अपॉन 100 भी तो होगा। हाँ, परसेंटेज निकालेंगे ना तो अपॉन 100 भी आएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 5 दूनी 10 और 10 8 80 यानी 80 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? केवल जीतू, बबीता और दीपा ने आंसर किया था। मुझे बाकी लोग बताएं, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। कम ऑन, जीतू, बबीता, दीपा के अलावा सब लोगों को क्लियर है क्वेश्चन? केवल सुमंत ने यस बोला है। अब देखो भाई, अब ये 134 क्वेश्चन जो है ना, ये आपके सिलेबस में है। एक्चुअली मैंने नहीं करवाए थे इसके क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने इसी के लिए बचा के रखा था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, मतलब कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चन भी आप इनको कह सकते हैं। ध्यान से समझना है सबको। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई एक कारण है और उसका इफेक्ट है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस का जो आंसर है अपने विवेक से नहीं देना है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर अपने विवेक से, एक्सक्यूज मी, अपने विवेक से नहीं देना है। आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है कि सोसाइटी क्या करती है। ठीक है, आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है कि सोसाइटी क्या करती है। जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं यहीं से समझा दूंगा, बहुत टफ नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अधिकतर 90% केस में गलती होती है ना। यदि आपकी मतलब अवेयरनेस है कि मतलब, क्योंकि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सोसाइटी के रिस्पेक्टिव से सोचना है। अब जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाई 10% विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब सरकार ने क्या किया है, पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, जो प्राइस है, वो एकदम तुरंत 10% बढ़ा दिया है। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं हैव डिसाइडेड टू डिक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन लेवल सिग्निफिकेंटली। मतलब जो ऑयल बनाने वाली कंट्रीज हैं, जो देश हैं, जो ऑयल को निकाल रही हैं, रिफाइन कर रही हैं, जो भी है प्रोड्यूस कर रही हैं, बेसिकली उन लोगों ने ऑयल को डिक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, मतलब उन्होंने अपना ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया। अब यहां पे आपसे यह पूछा जाता है कि क्या स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट ए का कारण है, या स्टेटमेंट ए बी का कारण है, या उल्टा मैं कहूं कि बी कारण है, ए उसका इफेक्ट है, और ए कारण है, बी उसका इफेक्ट है। अब यहां पे यदि कोई तेल कंपनी अपने उसमें कम कर देती है, प्राइस में मतलब बनाना कम कर देती है, तो सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी क्या? एक जनरल सी बात है। बी स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड ए इज इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली बिल्कुल सही बात कि यदि पेट्रोल का प्रोडक्शन कम हुआ है, पेट्रोल नहीं किसी भी चीज का, ये एक हमारा इन्फ्लेशन का कंसेप्ट होता है, यदि प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक, इसी तरह से एक होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट हो गया। एक स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मैं यहीं पे करवा देता हूँ एक क्वेश्चन। मान लो मैं इसमें हल्द्वानी में हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हल्द्वानी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये डिसाइड किया कि अभी से, आज से, इमीडिएट इफेक्ट से सभी लोगों को 50% वाटर कम मिलेगा। ठीक है, 50% पानी कम मिलेगा हर किसी को। ठीक है, अब उसके पीछे रीजन कुछ भी रहा हो सकता है पानी कम आया हो, पानी का जो वो है आपका रिफाइनिंग है वो कम हो रहा हो, उसके रिफाइनिंग में जो भी चीज है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसका जो पानी का प्रोडक्शन जो वो है, पानी जो कम मिलेगा, मतलब शहर वालों को 50% वाटर मिलेगा आज से, ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया। ठीक है, हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस कर दिया। तो अब आपके वो क्या होंगे भाई, एक रीजन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपसे दिया हुआ है कि पूरे हल्द्वानी वाले या कुछ हल्द्वानी वाले जो है नगर निगम के सामने जाके, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने जाके धरना देंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बी ये होगा कि नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, जितना पानी आ रहा है उससे जो है अपना सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। तो इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? चलो जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए ये है कि जाके वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे सब लोग,
और ऑप्शन बी ये है कि नहीं, जितना पानी मिल रहा है उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, ध्यान रखिएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना, आपको सोसाइटी को लेते हुए चलना है। कम ऑन, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, ए या बी? चलिए जल्दी बताइए, क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा है क्या? नो कमेंट्स? अरे ए दोगे या बी दोगे भाई, इतना सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। धरना करेंगे जाके, या चुपचाप जो पानी मिल रहा है उसमें सरवाइव करेंगे। पूजा ने आंसर किया है ए, एनीवन एल्स? सभी लोग आंसर करो यार, जो लग रहा है वो बताओ ना, जो आपको लग रहा है वो बताओ आप। दीपा का आंसर आ गया है बी। दीपा का भी आंसर बी आया है, ओके। सभी लोग आंसर बताइए, बबीता, सुमंत, जीतू, आंसर बताइए। ए, ए बी, अच्छा ठीक है, चलो ए बी में डामाडोल हो रहा है। अच्छा एक बात सोचिए, मैंने क्या कहा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, ठीक, जरा सोचना है। मान लो कि सच में पानी कम कर दिया आपके शहर में, ठीक है, तो आप जाके धरना दोगे क्या? अब यदि नगर निगम पानी 50% कम कर रहा है तो उसका शौक तो नहीं है, डेफिनेटली उसका शौक तो नहीं है। यदि किसी चीज का प्राइस बढ़ाया जाता कि भैया प्राइस बढ़ा दिया है जानबूझ के, तो आप जाके धरना दे सकते हो। यदि उन्होंने 50% वाटर कम किया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन है कुछ, कि यार पानी कम बन रहा है, कम रिफाइन हो रहा है, तभी तो उसने ऐसा किया है। उसको कोई शौक तो नहीं है, या तो नगर निगम वाले अपना टैंक भर रहे होंगे आपको पानी ना देके, क्योंकि वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नगर निगम है, उसका काम ही है पानी देना आपको। जो नगर निगम है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका काम आपको पानी देना ही है। तो ये चीज अंडरस्टूड है, ये चीज अंडरस्टूड है कि यदि वो 50% उन्होंने किया है तो किसी मोटिव की वजह से ही किया होगा। और आप डेफिनेटली, आप चलो जो मैंने बातें बोली वो भी भूल जाओ, आप सोचो ना, आप, मैंने क्या कहा, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, आपको सोसाइटी का सोचना है। क्या सोसाइटी के सारे लोग जाके नगर निगम में चले जाएंगे क्या, जाके धरना देंगे कि नहीं तुमने पानी कम क्यों किया, पानी क्यों कम क्यों किया? हाँ, उसके पीछे रीजन कुछ ऐसा हो कि जानबूझ के वो कम कर रहे हैं तो अलग बात है। ये अंडरस्टूड होता है कि यदि 50% पानी वो दे रहे हैं तो हम लोग उसमें सर्वाइव करें, भाई यही तो करते हैं, जरा सोचो आप लोग, यही तो करते हैं। यदि पानी कम आ रहा है, किसी दिन यदि पानी कम आ गया या एक दिन पानी नहीं आया है ना, तो हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, है ना, पानी को इकट्ठा करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम खर्च करें। तो सोसाइटी का आपको सोचना है, आपको ये नहीं सोचना कि आपको वहां पे अकेले आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग कृतिका, ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, कि जितना पानी मिल रहा है। भाई आप खुद ही सिचुएशन सोचो कि एक दिन आपके घर में पानी कम आया, और ये सिचुएशन मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हर किसी के साथ कभी ना कभी होती है। जो लोग प्लेन्स उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम होती ही होती है जनरली, कि पानी एक दिन पता चल रहा नहीं आ रहा है, और यदि नहीं आया तो क्या आप जाके धरना देने लगते हो क्या? नहीं देते ना, आप पानी इकट्ठा करते हो और कोशिश करते हो कि इसको कम खर्च करो, ठीक है। एवरीवन गॉट इट, क्लियर है? जिन लोगों ने गलत आंसर किया था या सही भी किया था, क्लियर है ना सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन गाइस, बताओ, क्लियर है सभी को? हाँ जी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। चलिए मैं ही सॉल्व करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, 4 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। दे आर एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर। एम इज अ बिजनेसमैन एंड फादर ऑफ पी। क्यू इज अ डॉक्टर एंड ग्रैंडफादर ऑफ पी। एन इज अ हाउसवाइफ, ठीक है। इज डॉटर इन लॉ ऑफ ओ। आर इज एन एडवोकेट एंड अंकल ऑफ पी। देयर इज एन आर्किटेक्ट, अ पायलट एंड ए जर्नलिस्ट, ठीक है, अ जर्नलिस्ट। एन इज नॉट द मदर ऑफ एल। O is not married to M. Which of the following is a group of male member? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। 7 मेंबर है, 7 लोग हैं फैमिली में, 4 मेल हैं और 3 फीमेल है, इस बात का ध्यान रखना है। एल एम एन ओ पी क्यू आर और एम, ठीक है, एल एम एन, इतने लोग आपके फैमिली में हैं। तो एम एक बिजनेसमैन है और फादर ऑफ पी है, ठीक है। एम एक बिजनेसमैन और फादर ऑफ पी है, तो मैं यहीं पे सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। ये जो पी है, पी का जो पिता है वो कौन है? पी का पिता आपका एम है, और एम क्या है? एक बिजनेसमैन है, ठीक है। मैंने बी एस यहाँ पे लिख दिया, ठीक, और ये मेल भी है, मेल भी मैंने लिख दिया। चलो इधर इधर मैं जेंडर लिख रहा हूँ और इधर ऑक्यूपेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलो अब उसके बाद क्या कह रहा है? फादर ऑफ पी, क्यू इज डॉक्टर एंड ग्रैंडफादर ऑफ पी। यदि पी का ग्रैंडफादर क्यू है तो क्यू जो है एम का पिता होगा। क्यू कौन होगा? एम का पिता होगा, और ये भी मेल होगा और ये डॉक्टर है बाय प्रोफेशन,
ठीक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आर इज एन नहीं ग्रैंडफादर ऑफ पी, एन इज हाउस वाइफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ ओ, है ना। अब इसको हम सेपरेटली बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ओ से कोई रिलेशन नहीं है। क्या कहा गया, एन एक हाउस वाइफ है और एन यदि हाउस वाइफ है एच डब्ल्यू तो ये डेफिनेटली वुमेन है, ठीक है। एन हाउस वाइफ है और वुमेन है, यही तो बोला गया यहाँ पे, एन इज हाउस वाइफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ ओ, यानी डॉटर इन लॉ ऑफ ओ का क्या मतलब है, ठीक है, वुमेन मतलब यहाँ पे फीमेल में कर देता हूं, यानी एन की शादी किसी से हुई है, किसी मेल से हुई है और उनका वो ओ का बेटा है। डेफिनेटली भाई ओ यदि एन यदि डॉटर इन लॉ ऑफ ओ है तो यही रिलेशन बनेगा, और ओ का जेंडर हमें क्लियर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आर इज एडवोकेट एंड अंकल ऑफ पी, आर एडवोकेट और अंकल ऑफ पी है, यानी पी के चाचा आर है, यानी एम का भाई होगा आर, डेफिनेटली एम के भाई आर होंगे और ये भी मेल होंगे आपके। और आर क्या एडवोकेट है तो मैं यहाँ पे एडवोकेट लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई हैं, एम और आर भाई हैं, और पी जो है एम का बेटा है या बेटी है जो भी है, और आर जो है पी का अंकल है, ठीक हो गया। देयर इज एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट है कोई, एक पायलट है, एंड अ जर्नलिस्ट, कोई एक जर्नलिस्ट है। एन इज अ डॉक्टर एंड मदर ऑफ एल, ठीक है। एन डॉक्टर है, एन डॉक्टर है और एल की मॉम है। एन इज अ मदर, एन इज नॉट मदर, सॉरी माफ कीजिएगा, एन इज नॉट मदर ऑफ एल, एन जो है एल की मदर नहीं है, एल एन की मदर नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। ओ इज नॉट मैरिड टू एम, ओ की शादी एम से नहीं हुई है, ओ की शादी एम से नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर, अब देखो मेल मेंबर का ग्रुप आपसे पूछा गया है, तो मेल है कितने, 4 मेल हैं, उसमें से 3 का जेंडर तो क्लियर है, क्यू एम और आर, क्यू एम और आर तो मेल है ही है, एक और मेल हमारे पास है। अब देखो ओ है, ओ है तो यहाँ पे जनरेशन में 7 ही तो मेंबर हैं, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 ये हो गए, ठीक है। तो बचा कौन आपका, एल ही तो बचा है भाई, एल ही तो बचा है। एन इज नॉट मदर ऑफ एल, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 7 तो टोटल लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी अब यहाँ पे 2 कंडीशन है कि भाई एम की शादी यदि ओ से नहीं हुई है तो ओ की शादी या तो क्यू से हुई होगी, यानी ओ और क्यू या तो मैरिड कपल होंगे या ओ और आर मैरिड कपल होंगे, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ओ और डी मैरिड कपल होंगे या ओ और आर मैरिड कपल होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है उसका कोई मतलब, क्योंकि हमसे मेल नंबर ऑफ मेल मेंबर पूछे हुए हैं, तो कौन है मेल मेंबर भाई, एल क्यू एम आर और एल ही तो है, एल तो हमारा मेल मेंबर आ गया, ये आ गया। ये हमने कैसे भरा फिलअप, ठीक है, ये हमने कैसे फिलअप किया, क्योंकि एक ही प्लेस बचा हुआ था। एवरीवन गॉट इट, बी इसका सॉरी सी आंसर होगा, एल क्यू एम आर, क्यू एम आर तो ऑलरेडी है और एल भी आपका एक मेल मेंबर है। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। पी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो अब तो क्लियर हो गया, फीमेल ही होगी पी, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, गॉट इट। गाइज मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी बता दो, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 136, a library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month was 30 days beginning with the Sundays. बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए एक लाइब्रेरी में एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे, मतलब एक्सक्यूज मी संडे को 510 विजिटर रहते हैं एवरेज, ठीक है। और अदर डे यानी संडे को छोड़ के 240 विजिटर रहते हैं, कम रहते हैं बेसिकली। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, तो हम क्या करेंगे ना, सभी को डेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यदि कोई दिन बिगिनिंग विद द संडेज, जो ऐसा महीना जो संडे से शुरू होता है उसमें नंबर ऑफ संडेज 5 होते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऐसा महीना ऐसा मंथ जो संडे से शुरू होगा उसमें संडे 5 होंगे, क्यों, 4 तो वीक हो गए, 1 2 3 4 तो वीक हो गए, और वीक का मतलब 28 डेज, और 29 30 यानी एक संडे यहां पे और आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, यानी ऐसा वीक जो संडे से शुरू होगा उसमें 5 संडे होंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 510 इंटू 5, यानी एक संडे को यदि 510 लोग हैं तो 5 संडे को 510 इंटू 5, प्लस अदर डेज में 240 हो गए, तो अदर कितने बचे भाई, 30 दिन हम एज्यूम करते हैं, 5 संडे हो गए तो 25 दिन बचे, तो 240 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल एडिशन आ गया, क्योंकि एवरेज निकालना है और 30 दिन का बोला गया तो डिवाइड बाई 30 कर दो, ठीक है। अब देखो ये आप इसको सॉल्व करो तो 0 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ये 520 है, अच्छा ठीक है, 510 है ना, ये 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 2550 हो गया, ठीक, प्लस 25 का 0 हो गया, और ये हो गया 24 25 4 जा 100 कैरी 10 25 2 जा
50 और 10 60, यानी कितना हो गया 6000 हो गया। 6000 अपॉन 30 आपका आंसर मतलब आ गया ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप ये हो जाएगा 6000, 7000, 7000 और 8000, 8550, 8550 हो जाएगा अपॉन 30 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 285। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर 284 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 285 आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे 520 होता है, यदि 520 होगा ना तो एग्जैक्ट 285 आंसर आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 137 सॉल्व करिए, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 137 सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए। कम ऑन, चूज द सिमिलर ग्रुप ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑप्शन गिवन टू। 31, 19 और 41 से एग्जैक्टली आ रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली आ रहा है, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो 31, 19 और 41। 137 का सी, 29, 17 और 37। 137 का ए, हर कोई अलग अलग आंसर कर रहा है भाई। सी कह रहे हैं सुमंत, ए क्यों होगा? चलिए गाइस जल्दी से सॉल्व करिए। बाकी लोग भी आंसर बताएं। चलिए देखिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 31, 19 और 41 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो आपका प्राइम नंबर का सेट देख लीजिए। 23, 35 नहीं है प्राइम नंबर, 16 प्राइम नंबर नहीं है, 29, 17, 37 तीनों प्राइम नंबर है। डी भी चेक कर लेते, 27 प्राइम नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो ये भी आपका प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें केवल उस नंबर और 1 से डिवाइड होता है, वो आपका प्राइम नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 138, चलिए जल्दी से। 5 boys took part in a race, 5 लड़कों ने रेस में भाग लिया। राम फिनिश्ड बिफोर श्याम, राम ने श्याम से पहले रेस को पूरा किया। बट बिहाइंड राम, लेकिन अरुण के बाद पूरा किया। सुरेश फिनिश्ड बिफोर कबीर, सुरेश ने कबीर से पहले फिनिश की और श्याम के बाद। हु वॉन द रेस, रेस कौन जीता? कम ऑन जल्दी से। 138, 138 का आंसर बताना है आपको। कम ऑन जल्दी से बताइए, कौन रेस जीता? हु वॉन द रेस? अरुण, अरुण सुमंत का आंसर आ गया। अरुण, बबीता का भी अरुण, सी सी सी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए राम फिनिश्ड बिफोर श्याम, यानी राम ने श्याम से पहले रेस पूरी की, बट बिहाइंड राम, अरुण से बाद में किया, यानी अरुण यहां आ जाएगा। सुरेश फिनिश्ड बिफोर कबीर, सुरेश, ये सुरेश है और ये श्याम है। सुरेश फिनिश्ड बिफोर कबीर बट बिहाइंड श्याम, यानी श्याम के बाद, यानी यहां सुरेश आएगा और यहां कबीर आएगा। अरुण रेस जीत गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 139, द फॉलोइंग नंबर्स फॉल इन अ ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये जो आपका फॉलोइंग नंबर है वो ग्रुप में आता है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें से कौन सा जो है ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, आपको बताना है। जल्दी से बताइए, कम ऑन, चलो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए। 63, बिल्कुल सुमंत का आंसर आ गया है, और बाकी लोग भी बताइए। 63, 83 अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात। देखो भाई, 5 और 3 8 होता है, 8 और 3 11 होता है, 7 और 3 10 होता है, 6 और 3 9 होता है। जो 63 है ना, ये 3 से डिवाइड होगा, बाकी कोई 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। 83 का लॉजिक क्या है? जीतू और पूजा बताएं, 83 का लॉजिक आपने क्या लगाया? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 83? एक्चुअली जो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक है वो है 63, क्योंकि बाकी किसी में 3 से डिवाइड नहीं होता है, 63 3 से डिवाइड हो जाता है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 83? आई वांट टू नो। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में अक्सर होता है कि एक से दो लॉजिक लग जाते हैं और आंसर डिफरेंट हो जाते हैं। 83 का लॉजिक क्या है? 83 का क्या लॉजिक है?
अच्छा +10, सर 10 प्लस करके। अच्छा आप लोग वैसे कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये अलग है, ये रीजनिंग वाला है, ये मैथ्स वाला नहीं है। ठीक है, देखो रीजनिंग मैथ में यही अंतर होता है, जब हम ग्रुप से बोल रहे हैं ना कि इस ग्रुप से, तो आप डिवाइड बाई 3 देखोगे। मैथ में जो सीरीज होती है ना वो ऐसे होती है कि आप +10 कर लो, एक दूसरे से रिलेट करना होता है। ये रिलेट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये रिलेट करने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको वो नहीं ढूंढना है जो आप आंसर बता रहे हो, जो आप जब सभी लोग 83 बता रहे हो, उसमें ये रहता है पैटर्न कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हु वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच इज रॉन्ग इन दिस ग्रुप। ठीक है, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच इज रॉन्ग इन दिस ग्रुप। वो मैथ का क्वेश्चन होता है, वो क्वांट का क्वेश्चन होता है, ये एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है। जहां पे आपसे पूछ रहा है कि बिलोंग टू द ग्रुप, यहाँ पे ये दोनों पैटर्न अलग अलग है। जब आपसे पूछेगा कि इस सीरीज में, इस फॉलोइंग सीरीज में, ग्रुप में नहीं, इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, तब आप ये पैटर्न लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ कंफ्यूजन तो होता है पूजा, मैं समझ रहा हूं, आप इससे इसको अलग कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, यदि आपसे पूछेगा कि व्हाट इज विच विच नंबर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, तब आप रीजनिंग उसको एज्यूम करो। और जब आपसे पूछेगा कि इस सीरीज में, इस श्रेणी में कौन सा गलत है, तो आप मैथमेटिकल वाले फॉर्मूले से करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 140, कम ऑन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 140, 4 पर्सन ABCD आर, हाँ चलो, एक जगह खड़े हैं ABCD, और ए ने स्टार्ट किया है डायगनली चलना। आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस ही टर्न्स राइट, वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट, विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग नाउ। यस जोशी सर, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पिछले साल का पेपर है, लेक्चरर का नहीं है, बट यूकेपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया पेपर है। यूकेपीएससी के सारे ही पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चरर का तो एक ही बार हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो कोई बहुत ज्यादा आइडिया आएगा नहीं। तो ARO, फिर PCS प्री, फिर तहसीलदार, फिर आपका लोअर PCS के जितने भी स्क्रीनिंग एग्जाम के GIT वाले सेक्शन थे, हम लोग 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ये चौथा पेपर है। हाँ जी, कम ऑन गाइस, 140 का आंसर बताइए। जो आज क्लास में पहली बार आए हैं, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, 40 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, 50 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए ही। नहीं देखी हैं तो बहुत टाइम आपके पास नहीं है, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए अभी से। 2009 में हुआ था, 2009, और सर कहाँ 2021, तो इसमें तो फिर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा ना, उस समय तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, बहुत आसान उस समय था, अभी और अभी के पैटर्न में और उस समय के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर है। 2016 में भी एक बार हो चुका है। नॉर्थ वेस्ट, ओके, चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। सी नॉर्थ वेस्ट, ओके। देखिए भाई, क्या कहा गया है कि ए जो है डायगनली चलना शुरू करता है, यानी ए जो है डायगनली का मतलब बी की तरफ चल रहा है अपना, इधर चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग द हाफ डिस्टेंस, यानी यहां तक ए पहुंचा, ही टर्न्स राइट, राइट उसने चल गया, इधर चल गया राइट। ठीक है, वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा लेफ्ट। ठीक है, इधर लेफ्ट मुड़ेगा, तो किस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में है वो, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने राइट आंसर किया है। 141, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस गिवन डायग्राम, कितने ट्रायंगल हैं इस डायग्राम में, जल्दी से बताइए, कम ऑन। ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 141, हाँ बिल्कुल जोशी सर, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 141 में कितने ट्रायंगल हैं, काउंट करिए और बताइए। 14, सर फिगर काउंटिंग नहीं है शायद, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, विजिबल नहीं हो रहा है क्या अच्छे से सिलेबस में। अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं है, फिगर्स काउंटिंग तो कोई स्पेशल नहीं होता है उसमें, स्पेशल लिखा तो नहीं होता फिगर काउंटिंग, ये आपकी उसमें आ जाता है, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पोर्शन है ये जीतू, नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है। फिगर काउंटिंग नाम का कोई सिलेबस नहीं होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब जहां पे आपके ये डंडे वंडों से दिखाया जाता है ना, लाइन से, लाइन सेगमेंट से जो चीजें बनाई जाती हैं, उसको नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। हाँ, तो उसको फिगर फिगर काउंटिंग नहीं बोला जाता, उसको नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा बहुत पोर्शन कर लीजिए, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी।
17 कह रहे हैं, जोशी सर 14 कह रहे हैं, फॉरएवर लर्निंग 14 कह रहे हैं। 14 तो नहीं है सर, ज्यादा है, जरा एक बार दोबारा काउंट करिए। सुमंत सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? सुमंत, बबीता, पूजा आंसर करिए। और किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिनका नाम सामने सामने दिखता है ना उन्हीं का ले पाते हैं। 17 कह रही है दीपा, ओके, इसीलिए इसे पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं जीतू, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट होकर गिनना पड़ता है बस। हाँ बिल्कुल 17 आंसर कर रहे हैं सब लोग, जरा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लास्ट टाइम आया था फिगर काउंटिंग, चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई ट्रायंगल देखते हैं सबसे पहले, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और ये पूरा एक ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल हो गए, ठीक है, ठीक है, तीन ट्रायंगल हो गए। फिर उसके बाद 4, 3, 4, 5 और ये पूरा 6, 7, 8, ये पूरा 9, फिर 10 और 11, 11 तो यही हो गए, ठीक है, 11 तो ये हो गए। हाँ शॉर्ट ट्रिक होती है जीतू, बट मैं फॉलो नहीं करता, मैं तो ऐसी कर रहा हूँ, ठीक है। यदि शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं मिल जाए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग अलग फिगर की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। कितने गिने थे भाई मैंने? 9 गिने थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिन लिए थे यहाँ पे, ठीक, 12, ठीक है। अब 19 कह रहे हैं, अरे यार अब मैं आप कमेंट की तरफ नहीं देखूंगा, मैं दोबारा काउंट करता हूँ, रुको, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फिर उसके बाद 10 11 हो गया, फिर 11 हो गया यानी 11 हो गए, फिर ये 12, फिर 13, फिर 14 और ये 15 हो गया, 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 15 के बाद ये आपका 16 और ये आपका 17, टोटल 17 है, 19 नहीं है, टोटल 17 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, 17 है, 117 आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करते हैं, 11 बज गए हैं, मेरी और भी क्लास है अभी 11:30 तक, ठीक है। तो इफ स्टार इज RATS तो WARD, STAR स्टार को लिखा जा रहा है RATS, तो WARD को क्या लिखा जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग बताओ जरा क्विकली, सबका आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के लिए, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या बताएं, जल्दी से। देखो भाई स्टार उल्टा कर दिया यार, STAR, ड्रॉ का मतलब DRAW, ड्रॉ, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? इतना कुछ सोचने वाली बात थी नहीं। चलो 143, 143, a clock is set right at 5 a.m. the clock loses 16 minutes in 24 hours, what will be the true time when the clock strikes 10 p.m. on the 4th day? इस क्वेश्चन को मैं स्किप करवा रहा हूं अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 4-5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। एट द एंड देखते हैं, टाइम बचता तो उसको सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, मैं करवा दूंगा, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज, क्वेश्चन नंबर 144 सॉल्व करिए, 143 में करवा दूंगा, डोंट वरी, क्लॉक का क्वेश्चन है, आई विल डू दैट, बट अभी थोड़ा सा समय की कमी है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूंगा बाद में, टाइम जब रेगुलर हमारी क्लास चलती है ना उसमें। चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज, सीरीज क्या होगी इसकी, नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी से बताओ। 144, 144, चलो ए बता रहे हैं सब लोग, क्या KS, देखिए भाई BCDEEFGH अब भाई के आ गया, के का कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। KSU, कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। 145th क्वेश्चन, कम ऑन, इफ February 1 2004 इज वेडनेसडे, व्हाट डे इज March 3 2004? बहुत आसान क्वेश्चन है, करवा चुका हूं क्लॉक में आपको, कैलेंडर में। देखो 1 फरवरी 2004, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा कि 2004 लीप ईयर है या नहीं है। 2004 बिल्कुल लीप ईयर है, क्यों? क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और यदि लीप ईयर है तो आपका फरवरी कितने की होगी? फरवरी आपकी 29 की होगी, ठीक है। अब 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी तो आपकी एक दिन तो चला गया फरवरी का, ठीक है। तो मार्च 3 को आपसे पूछा गया है, तो फरवरी में और दिन कितने बचे? 28 दिन बचे, और 29 के अलावा एक दिन चला गया, 28 दिन बचे। और मार्च में तीसरे दिन का आपको बताना है, तो +3 हो जाएगा, कितना हो गया? 31 हो गया। अब आपको क्या करना है? इस 31 को 7 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 7 चक्को 28, 29 30 31, ठीक है, 29 30 31, 3 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? वेडनेसडे है, क्या हो गया?
वेडनेसडे, वेडनेसडे का नंबर क्या होता है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 होता है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और 6 क्या होगा? 6 क्या होगा? सैटरडे होगा। 6 क्या होगा? सैटरडे होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, कई लोग यहाँ पे 1 को भी ऐड कर देते हैं, 1 को ऐड नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 आपका रिमाइंडर होगा। ये मैं क्लॉक में करवा चुका हूँ जोशी सर, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कराइए वीडियो में। सर एक्चुअली मेरे पास एक पहली बात तो करंट अफेयर में नहीं पढ़ाता हूँ, दूसरी चीज ये प्रॉब्लम है कि समय नहीं है कि मैं उसको कंटेंट रेडी करके आपको पढ़ा सकूं, माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। ठीक है, 142 का ए सैटरडे, हाँ बिल्कुल सैटरडे आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आसान क्वेश्चन है, फिर से वही सेम पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, बस मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको, हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ही कह सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। एल को प्लस कहा गया, एम को माइनस, एन को इंटू और पी को डिवाइड। कम ऑन जल्दी से, जल्दी से 146। जल्दी से बताएं सब लोग, इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर सकते हैं ना 146 का, क्या दिक्कत है? पूजा का आंसर 153, बिबिता का 153, 146 का बी 153। चलिए बिल्कुल, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या सॉल्व? 146 का 53, 153 आंसर आ रहा है। बाकी लोग जल्दी से करिए भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कम ऑन, एक क्वेश्चन तो करना ही चाहिए ना एटलीस्ट। चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही आंसर किया। क्या करना था? 14 and 10, यानी मैं जगह 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 यहां लिख देता हूं 14 n, n का मतलब क्या है? n स्टैंड फॉर इनटू, इनटू 10। फिर l, l का मतलब क्या है? प्लस, प्लस 42। p, p का क्या मतलब है? डिवाइड, डिवाइड बाई 2। फिर m का क्या मतलब है? m मतलब माइनस और 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 140 प्लस 21 माइनस 8, तो ये हो जाएगा कितना? 6 और 161 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 153। संडे से स्टार्ट होगा, होता है डेज। हाँ ठीक है, 153। ओके चलिए बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर 147, द ग्रुप, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये वाला भी। In a group of cows and hens, the number of legs are 14 more than the twice the number of heads. The number of cow is, ठीक है चलिए। हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रही हूँ, बट आपकी पुरानी क्लासेस भी देख रही हूँ सारी। ओके पूजा, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से रात को 9 बजे में दिक्कत होगी आपको शायद तभी। ठीक है ओके, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बिकॉज गाइज आई हैव अ क्लास एट 11:30 एंड आई हैव टू बी मूव फ्रॉम माई होम एट 11:15। ओके, तो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक, तो इन अ ग्रुप ऑफ काउ एंड हैन द नंबर ऑफ लेग्स एंड 14। चलिए, जो भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं काउ और हैन वाले, तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि काउ और हैन, इनके पैर और सर को देखना है कि जो नंबर ऑफ हेड है वो तो इक्वल होंगे, नंबर ऑफ लेग आपको देखना है। जैसे काउ के नंबर ऑफ लेग 2 होते हैं, और सॉरी 4 होते हैं, और हैन के 2 होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या मान लेंगे? हम मान लेते हैं कि जो काउ है टोटल वो x है, और जो हैन है, जो हैन है वो क्या है? जो हैन है वो y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो काव के यदि x हमने एज्यूम किए हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स क्या हो जाएंगे? काव के 4x हो जाएंगे, और हैन के नंबर ऑफ लेग्स क्या हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए क्या कहा गया है कि ये लेग्स हो गए, नंबर ऑफ लेग्स हो गए, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ हेड x प्लस वाई हो जाएंगे, क्योंकि भाई जितने काव है, जितने हैन है, उतने ही उनके सर होंगे। दो तो सर तो होते नहीं है किसी के, है ना? तो x प्लस वाई हो गया उसके नंबर ऑफ हेड, यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। x प्लस वाई नंबर ऑफ हेड हो गए, और 4x प्लस 2y क्या हो गया? उनके नंबर ऑफ लेग्स हो गए। अब क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, है ना? ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, यानी नंबर ऑफ हेड्स का ट्वाइस प्लस 14। तो क्या करोगे आप? आंसर इसका क्या दिया बबीता ने? सी, सी का मतलब 7, डी 5। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका, तो ट्वाइस प्लस का 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 2y। ठीक है, 2y से 2y कैंसिल हो गया,
तो ये हो गया 4x माइनस 2x कितना हो गया 2x हो गया, 2x की वैल्यू 14 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। कितनी आ गई 7 आ गई। आपको क्या निकालना था नंबर ऑफ हेड्स द नंबर ऑफ काउ। इस नंबर ऑफ काउ कितने 7 है क्योंकि x काउ को आपने x अज्यूम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द पेरीमीटर, सिलेबस में नहीं है, चाहे तो कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको अभी तुरंत बाद मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, यदि आपका मन हो 148 करने का तो आप कर सकते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है, आसान क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इन द फिगर इज 16 पाई, है ना, पेरीमीटर जो है 16 पाई है, सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर की वैल्यू 16 पाई है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 8 16 हो गया, तो रेडियस आपकी 8 हो गई, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी 8 होगी, यानी डीसी पूरा 16 होगा, ये पूरा 16 है तो ये भी पूरा 16 होगा। आपसे एबीसीडी का पेरीमीटर पूछा गया है, तो पेरीमीटर होता है 16 इंटू 4 64, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो अब 140 150। अब गाइस इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मतलब के नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मतलब के नहीं है। अब आप लोग आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, 1 मिनट रुकना, क्लास में जाना मत। इस पीडीएफ में ना बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ये पूरा पेपर का पीडीएफ है, मैं सिर्फ जीआईटी करवा रहा था आपको। 1 मिनट में दिखा दे रहा हूं, देखो हिंदी है, सब कुछ है इसमें। सामान्य हिंदी है सबसे पहले तो, ठीक है, सामान्य हिंदी है, फिर उसके बाद फिर आपका ये है जनरल नॉलेज है। तो ये पेपर में पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूं। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे मैं ग्रुप में ये पीडीएफ पूरा का पूरा पीडीएफ भेज रहा हूं। आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, जीके का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और जीआईटी का मैंने करवा दिया है। जीआईटी का एक क्लॉक वाला क्वेश्चन रह गया है ना, जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होने वाला है एक्चुअली, इसीलिए मैंने टाइम अभी नहीं है, थोड़ा सा कमी है। तो आई विल टेल यू एट द इवनिंग क्लास, आज रात जो 9 बजे क्लास होगी उसमें मैं आपको क्लॉक का वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके गाइज, ठीक है, गॉट इट। कैसी रही क्लास आज की, कैसी रही क्लास, मजा आया, अच्छी रही ना। हिंदी वाला पीडीएफ सेंड कर दीजिए बिल्कुल दीपा जी, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। देखो ये पहले आप देखिए, आप ये पहले इंग्लिश है फिर उसके नीचे हिंदी है, इसी तरीके से डाउनलोड होता है ये। ओके बबीता, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओके गाइज, हाउ वाज द क्लास, फीडबैक इज मस्ट फॉर अस। 148 का बी, यस दीपा, फीडबैक इज मस्ट फॉर अस, मस्ट फॉर मी। चलो कम ऑन, जल्दी से फीडबैक, वेरी गुड। ओके चलिए बहुत बढ़िया, ओके अच्छी होनी चाहिए क्लास। तो आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो लोग क्लास में पहली बार आए थे या रिकॉर्डेड देख रहे हैं पहली बार, तो 50 लेसन हमारे यूकेपीएससी के हो चुके हैं। सारे लेसन तो देखना पॉसिबल नहीं है 4-5 दिनों में, है ना, 7 दिन आपके पास बचे हैं केवल। तो जितना जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है आपको नहीं आ पा रहा है, उसको जरूर पढ़िए, और पुराने जो लोग पहले देख चुके हैं उनको रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, चलो जल्दी से तैयारी पे लग जाइए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए। रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और हम चलते हैं पढ़ाने के